गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू डेली टेस्ट नंबर 19 फॉर सीडीएस एंड एफकेट और इस पर्टिकुलर पेपर में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आज के पेपर में आए थे, उनका सही अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय और क्वेश्चंस किस तरह से हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो एवरेज चैप्टर का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एवरेज प्राइस ऑफ 3 डायमंड्स ऑफ सेम वेट्स इज ₹5। यह करस्पॉन्डिंग नहीं है, ये करोड़ है, क्योंकि डायमंड तो करोड़ में ही मिलेगी ना। तो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि 3 डायमंड्स ऑफ सेम वेट्स हैं, तो एक डायमंड्स को हम लोग नेम कर देते हैं एक्स वाई एंड जेड, मतलब इनके वेट सेम है बट क्वालिटी डिफरेंट है। वो तुमको आगे जाके पता चलेगा, बट उससे पहले इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी कि एवरेज प्राइस ऑफ 3 डायमंड्स ऑफ सेम वेट्स इज ₹5, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इक्वल्स टू 5, और इसको हम लोग बना लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15। अब सपोज कर लेते हैं द एवरेज प्राइस ऑफ 2 कॉस्टलीस्ट डायमंड्स इज डबल द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट डायमंड, मतलब इसमें से कॉस्टलीस्ट डायमंड अगर मैं x और y को मान लूं तो जो इसका एवरेज है दैट इज डबल द प्राइस ऑफ डायमंड जेड जो कि चीपेस्ट है। मैंने उनकी प्राइस को भी एक्स वाई जेड मान लिया है, तो यहां से मुझे मिल गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 4z, और इस वैल्यू को उठा के मैं यहां पे x प्लस वाई की जगह पुट कर दूंगा, तो ये मुझे मिलेगा 4z प्लस जेड इक्वल्स टू 15, दैट मीन्स 5z इज इक्वल्स टू 15। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो हमें पूछा गया है द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट डायमंड। तो जो हम लोगों ने किया है एक बार चेक कर लेते हैं इसको। एवरेज प्राइस ऑफ 3 डायमंड्स ऑफ सेम वेट्स, एक्स वाई जेड ले लिया मैंने, अपॉन 3 इक्वल्स टू 5, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हो गई 15। अब उसके बाद उसने तुमको बोला है कि एवरेज प्राइस ऑफ 2 कॉस्टलीस्ट डायमंड्स, मैंने एक्स और वाई को कॉस्टलीस्ट माना है, तो एक्स प्लस वाई बाई 2 जो है दैट इज इक्वल्स टू डबल द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट डायमंड। तो जेड अगर प्राइस है चीपेस्ट डायमंड का तो उसका डबल, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4z हो गई, 4z प्लस जेड 5z इक्वल्स टू 15, दैट मीन्स जेड इज इक्वल्स टू 3। तो सबसे चीपेस्ट डायमंड जो है इन करोड़ वो 3 करोड़ का है। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ एवरेज। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे पहले कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तुम्हारे पास कुछ वैल्यूज हैं और वो वैल्यूज हैं 26, 29 एंड 35 एंड 43, और क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बता चुका है कि इनका जो एवरेज है वो लाई करता है बिटवीन 25 एंड 35। दैट मीन्स इसका सही मीनिंग क्या होगा कि इन वैल्यूज का जो सम अपॉन 5, दैट मीन्स इसका जब हम एवरेज निकालेंगे अपॉन 5 करके तो उसकी वैल्यू लाई करेगी 25 टू 35 के बीच में। तो एक बार इनको फ्रेम कर देते हैं, 125 और यहां पे हो गया 175। बाकियों को ऐड करते हैं, 26 प्लस 29 होता है 55, 55 प्लस 35 करने पे आएगा 90, प्लस 43 करने पे आएगा 133। मतलब आगे तुमको इस इक्वेशन में ये मिलने वाला है कि n की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 42। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 42 से नीचे होगी। अब इसका रेंज हमें फाइंड करना, और उसके लिए एक और चीज दी हुई है, ये जो n है इट इज ऑलवेज एन इंटीजर एंड ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ द गिवन इंटीजर्स। तो जो गिवन इंटीजर्स है यहां पे वो इनको मीन कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n की जो वैल्यू है वो इनके इन चारों नंबर्स के जो अलग n को छोड़ के जो 4 इंटीजर्स हैं उनके एवरेज से बड़ी होगी। तो एक बार इन वैल्यूज का एवरेज निकाल लेते हैं। अभी हमने इसको ऐड किया था 133 आया था, तो एवरेज निकालने के लिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मुझे n की एक वैल्यू देगा, और ये वैल्यू आ रही है मेरी, एक बार डिवाइड कर लेते हैं 133 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 12 13, ये कुछ 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब पॉइंट तो उसको चाहिए नहीं, उसने तुमको पहले ही बोल दिया है कि इंटीजर होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वैल्यू होगी वो 33 से स्टार्ट होगी, 33 से 42 के बीच में। मतलब ये वैल्यू n की जो है वो 32 पॉइंट समथिंग, मतलब 33 से तो बड़ी होगी, और यहां पे हमने पहले ही रेस्ट्रिक्ट किया है कि वो 42 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो जो भी वैल्यू होगी वो 33 से 42 के बीच में होगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी परसेंटेज का है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ऐसे हमने क्लास में भी किए थे।
क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ कंपनी देयर आर 60% फीमेल एम्प्लॉइज, 50% ऑफ द मेल एम्प्लॉइज आर कंप्यूटर लिटरेट, चलो ठीक है, एंड इफ देयर आर टोटल 62% ऑफ द एम्प्लॉइज हु आर कंप्यूटर लिटरेट आउट ऑफ टोटल 1600 एम्प्लॉइज। तो देखो स्टार्ट तुम्हें करना पड़ेगा टोटल से। हमारे पास में टोटल एम्प्लॉइज जो हैं कंपनी के वो 1600 हैं, जिसमें से उसने तुमको पहले ही बता दिया है कि 60% फीमेल है, तो ऑब्वियस सी बात है 40% मेल होंगे। अब 60% ऑफ 1600 आराम से निकाल सकते हो, 960 आएगा। 40% ऑफ 1600 मतलब 640 आएगा। तो तुम्हें मेल और फीमेल पता चल गए कि इतने इतने हैं। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करते हैं। इन अ कंपनी देयर आर 60% फीमेल एम्प्लॉय, वो तो मैंने यूज कर दिया यहां पे 960 निकालने के लिए। 50% ऑफ ऑल द मेल एम्प्लॉयज आर कंप्यूटर लिटरेट, मतलब इसमें से कंप्यूटर जानने वाले 50% है, तो 640 का 50% होगा 320, तो 320 मेल जो है वो कंप्यूटर जानते हैं। वेयर एज टोटल 62% ऑफ द एम्प्लॉयज आर कंप्यूटर लिटरेट आउट ऑफ टोटल 1600, मतलब इन 1600 में से 62%, तो 62% ऑफ 1600 अगर निकालेंगे तो हमें टोटल कितने कंप्यूटर जानने वाले लोग हैं इंक्लूडिंग मेल और फीमेल पता चल जाएगा, जिसमें से मेल तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसको 62 से 16 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वहां से 320 माइनस कर देंगे, तो ये तुम्हारा बन गया इन टोटल 992 वैसे लोग हैं पूरे कंपनी में जो कंप्यूटर जानते हैं, जिसमें से मेल वाले 320 है। हमें फीमेल वाला पूछा हुआ है, तो सीधी सी बात है 920 में से 320 माइनस करेंगे और 992 में से 320 माइनस करेंगे और आंसर हो जाएगा 672। अब 672 देख लेते हैं, बी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर। तीनों क्वेश्चन काफी सिंपल से थे। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसके लैंग्वेज को समझने में दिक्कत हुई होगी बच्चों को। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज एन एलॉय, और ये जो एलॉय है ये दो धातु से बना हुआ है, एक इसके अंदर में कॉपर है और एक इसमें एल्यूमिनियम है, और इनका रेशियो भी दिया हुआ है 7:4। लेकिन ये नहीं पता कि कौन कितना है, तो इसके लिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। वाइल मेकिंग द वेपन्स फ्रॉम दिस एलॉय 12% ऑफ द एलॉय गॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब 12% ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमने जब वेपन बनाने की कोशिश की इस एलॉय को लेके तो 12% हमारा बेकार हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो जो काम का है हमारा वो 88% है। अब इस 88% का यूज जब हम कर रहे हैं तो वी आर फाइंडिंग इफ देयर इज 12 kg ऑफ एल्यूमिनियम इन द वेपन। 12 kg अभी एल्यूमिनियम वेपन में बाकी है, दैट मींस 4x की वैल्यू होगी 12 के बराबर, तो x हो गया 3। तो ये वाला पार्ट 12 kg, 7 को x मानते हुए x को 3 यहां पुट करो तो कॉपर का पार्ट हो जाएगा 21 kg। तो पूरा एलॉय आफ्टर डिस्ट्रक्शन इज 33 kg। ये 33 kg का एलॉय है और तुमको फाइंड करना है वेट ऑफ द एलॉय रिक्वायर्ड। तो 88% हमारे यूज का है, तो सीधा लिखेंगे 33/88 इंटू 100, ये तुमको आंसर तक ले जाएगा। अब ये 11 के टेबल में काटो 3 और 8 और फाइनली आ गया 300/8, तो वैल्यू हो जाएगी 37.5 kg। ये वो तुम्हारा वेट ऑफ एलॉय रिक्वायर्ड होगा फॉर मेकिंग द वेपन्स आफ्टर 12% ऑफ द एलॉय इज डिस्ट्रॉयड। करेक्ट आंसर इज 37.5 kg, दैट मींस सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया है फिर से, और ऐसे क्वेश्चन हमने काफी सारे क्लास में किए हुए हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। सोनी किसी काम को 20 डेज में कर सकता है, इसको यहां साइड में लिख के छोड़ देते हैं और इसको बना लेते हैं अपना T1 बना लेते हैं। ही स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर सम डेज व्हेन 25% ऑफ द वर्क वाज डन, मतलब सोनी ने काम करना स्टार्ट किया और 25% काम खत्म कर दिया, मतलब 1/4 ऑफ द वर्क इज डन। तो जो बचा 3/4 है उसको करने के लिए अभिजीत कम एंड ज्वाइंट एंड कंप्लीटेड द वर्क इन 10 डेज, मतलब 3/4 ऑफ द वर्क जो है वो अभिजीत ने किया है इन हाउ मेनी डेज, 10 डेज। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इसको पूरा काम करने के लिए बोलता तो इसको लग जाते 10 × 4/3 डेज, दैट मीन्स इसका अलोन टाइम हो गया 40/3, इसको मैं बना लेता हूं T2।
अभिजीत अकेले काम करेगा तो पूरे काम को 40/3 डेज में कर लेगा। सोनी के बारे में पहले ही बताया हुआ है कि ये अकेले काम करेगा तो 20 डेज में काम करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आगे यही पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज सोनू एंड अभिजीत, अच्छा सोनी नहीं है सोनू है, चलो जो भी है, तो सोनू और अभिजीत दोनों मिलकर काम करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला है कंबाइंड वर्क कंप्लीशन टाइम का, T इज इक्वल टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो 20 इंटू 40/3 अपॉन में 20 प्लस 40/3, तो सॉल्व करेंगे 800/3 और नीचे आ जाएगा 100/3, 3 से 3 गया, 100/80 कट करेंगे, आंसर हो गया 8। मतलब पूरा काम खत्म होगा 8 डेज में, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई डोंट थिंक इस पे ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे अगेन दो लड़कियां हैं, आशा और उषा। एफिशिएंसी ऑफ आशा इज 25% मोर देन उषा। इसका मतलब है कि आशा को कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू उषा। उषा का टाइम दे दिया है 25 डेज टू कंप्लीट ए वर्क। तो सीधा इस फॉर्मूले में चलते हैं, एक साइड में ए लिख लेते हैं, एक साइड में यू लिख लेते हैं। आशा उषा D1 E1 इज इक्वल्स टू D2 E2, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आशा जो है वो 25% ज्यादा एफिशिएंट है, तो इसकी एफिशिएंसी को 125 कर लेते हैं और उषा के एफिशिएंसी को 100 कर लेते हैं। उषा अपने नॉर्मल एफिशिएंसी से काम करती है तो 25 दिन में करती है। पहले इसका पता कर लेते हैं कि आशा कितने दिन में करेगी। तो 25 के टेबल में ये 5 में गया और 5 के टेबल में ये 20 में गया। तो ऑब्वियस सी बात है, आशा को लगने वाले हैं 20 डेज और उषा का तो हमें पहले ही पता था 25 डेज। अब ये निकाल लेने के बाद देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने आशा और उषा का अलोन और कंप्लीशन टाइम निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये है कि आशा स्टार्टेड अलोन एंड उषा ज्वाइंड हर 5 डेज बिफोर एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इसका मतलब क्या होगा कि आशा शुरू से लेके लास्ट तक काम करेगी, प्लस 5 डेज भी काम करेगी। मतलब स्टार्टिंग से जो वो डेज काम कर रही है और फिर जहां से उषा ने उसको असिस्ट करना शुरू किया है तो वहां से 5 दिन और लगे हैं। तो इसके नीचे 20, और ये तो सिर्फ 5 दिन काम कर रही है क्योंकि वो वर्क कंप्लीशन के 5 दिन पहले आई है, और इसके अपने जो डेज थे वो 25 थे, तो दोनों मिलके काम खत्म करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज आशा वर्कड अलोन। मतलब हमें ये वाली टी चाहिए, टोटल वर्क नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि आशा अकेले जब काम कर रही थी तो वो ऑलरेडी कितने दिन तक काम कर चुकी थी। एलसीएम लेंगे, इसका 100 हो गया। नहीं, एलसीएम भी क्यों लेंगे, इसको काट लेते हैं यहीं पे। ये इधर जाके 4/5 बन गया, तो 4/5 इज इक्वल्स टू T प्लस 5/20। अब यहां से ये 5 कैंसिल हुआ। अब एक सेकेंड, T प्लस ये 1/5 है, 4/5 इधर आ जाएगा। T प्लस 5/20 इज इक्वल्स टू 4/5। हाँ, ये 4 हो गया। अब T प्लस 5 इज इक्वल्स टू 16 और T की वैल्यू हो जाएगी 11 डेज। मतलब ऑलरेडी आशा जो है वो 11 दिन काम कर चुकी थी जब उषा ने उसको असिस्ट किया और फिर दोनों ने बाकी 5 दिन में काम को खत्म कर दिया। आई होप इट इज अगेन क्लियर, और ये भी इजी क्वेश्चन था। 7वें क्वेश्चन ऑनवर्ड्स नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान से देखना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसमें तुमको सीरीज दिख रही होगी 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और ये सीरीज जा रही है अप टू -198 स्क्वायर प्लस 199 स्क्वायर। अब देखो, इवन नंबर के आगे माइनस का साइन है, ऑड नंबर के आगे प्लस का साइन है, स्क्वायर के टर्म से। इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको बिल्कुल ही अलग छोड़ देते हैं। इसके आगे रहा होगा प्लस का 197 का स्क्वायर। अब इनकी पेयरिंग करते हैं, इन दोनों को अगर मिला दें तो ये तुमको देने वाला है 1 - 4 दैट इज -3 प्लस, अब इन दोनों को अगर मिला दें तो ये मुझे देने वाला है 9 - 16 दैट इज -7। तो ये एक तरह से एपी कंस्टिट्यूट कर रहा है। लास्ट वाली वैल्यू में आ जाएगा अगेन 197 - 198 दैट इज -1, और 197 प्लस 198 ये एक बार कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 9 395 माइनस का 395। इस वैल्यू को मैंने बिल्कुल अलग किया हुआ है, ये बाद में मैं ऐड कर दूंगा इसके साथ में, इसको छोड़ दो। अब यहां से लेके यहां तक ये एपी क्रिएट कर रहा है, तो इसका हमें सम निकालना है, और सम निकालने के लिए ये जरूरी है कि हमें ये पता चल जाए कि ये हैं कितने। और उसके लिए सिंस ये एपी है तो हम लोग यहां पे एन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एल की वैल्यू है लास्ट टर्म -395, ए होता है पहला टर्म जो कि है -3, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -4 का। अब इसको यहाँ खींच के ले आओ तो -392, इसको नीचे फेंक दो, -4, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको काटोगे
ये बन रहा है तुम्हारा 4 के टेबल में 392, 9 8, मतलब टोटल हो गए 99 टर्म्स। अब इन 99 टर्म्स का हम लोग क्या करने वाले हैं, सम निकालने वाले हैं। तो सम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास में एपी में एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो 99/2 पहला टर्म है मेरा -3 और आखिरी टर्म है -395। तो इन टोटल ये बन गया 99/2 इंटू माइनस का 398 जो कि इसको काटेगा, और ये तुम्हारा आ गया यहां तक का सम। और उसमें ध्यान रखना हमें 199 स्क्वायर भी ऐड करना। अब इसको थोड़ा सा केयरफुली करते हैं। देखो, एक तो आ गया तुम्हारे पास में 99 इंटू -199, और एक तुम्हारे पास अभी ऐड करना बाकी है 199 का स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं 199 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे एक बचेगा -99 बिकॉज ऑफ दिस, और यहां पे एक 199 बच गया। अब जरा ध्यान से देखो, 199 में से 99 माइनस हो रहा है तो वहां तो 100 बच जाएगा। इसका मतलब है कि 199 को लास्ट स्टेप पे 100 से मल्टीप्लाई करना है, और ये तुम आराम से देख सकते हो कि ऑप्शन आ चुका है तुम्हारा ए, 7 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। इसमें तुमको दिया हुआ है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 43, और मैंने कितनी बार ये बात बोली हुई है कि अगर दो नंबर्स का HCF तुम्हें ऑलरेडी गिवन है तो जब तुम नंबर को लेट करोगे ए और बी तो वो वाली वैल्यू जो HCF की है वो नंबर्स के साथ पे अटैच कर दो। मतलब मेरा नंबर हो गया 43A एंड 43B, साथ में उनका सम दिया हुआ है दैट इज 430। दैट मीन्स 43A प्लस 43B 430 के इक्वल है। तो यहां से 43 कॉमन लेके हमें A प्लस बी का सम मिल गया 10। अब हमें सिर्फ इतना सोचना है कि ऐसे कितने पेयर्स तुम बना सकते हो जिसका सम 10 हो, लेकिन उन पेयर्स में कोई भी पेयर ऐसा ना हो जिसका कोई HCF निकल आए। क्योंकि अगर वो HCF निकाल लेता है कोई, तो फिर वो 43 को बदल के उस HCF से मल्टीप्लाई कर देगा। तो अभी एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले आएगा 19, फिर 28, फिर 37, फिर 46, फिर 55। नंबर सेम नहीं हो सकते, इसको कट कर दो। और मैंने जो HCF वाली बात बोली थी उसके हिसाब से 2 और 8 को भी हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 8 का HCF 2 होता है। अगर मैंने 2 और 8 को कंसीडर किया तो HCF जो 2 होगा वो 43 वाले HCF को इंटू 2 करके 86 बना देगा। तो ऐसे पेयर को हम लोग ले नहीं सकते। सेम उसी तरीके से 4 6 को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी सेम प्रॉब्लम हो रही है। 4 और 6 का भी तो HCF 2 है ना। तो अपने पास बचे क्या, सिर्फ ये दो, एक 19 और एक 37। तो कितने पेयर्स बन गए, डिस्टिंक्ट पेयर्स इज 2। और ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से तो सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आ रहा है इसका आंसर की में आंसर मैंने गलत दिया था। बच्चों ने मुझे उस समय बोला था, बट आफ्टर करेक्शन मैंने बोला चलो मैं इवनिंग में बता दूंगा, और अभी मैंने करके देखा था तो वो सच में सही बोल रहे थे। जैसे है तो ये आसान क्वेश्चन, 3 की पावर a इक्वल्स टू 9 की पावर b, तो 9 को तुम 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा a इक्वल्स टू 2b। अब इसको संभाल के रख लो। दूसरे साइड में लिखा हुआ है 4 के पावर में a प्लस बी प्लस 2 होल मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल्स टू 16 के पावर में ab। अब तुम इसको 4 का स्क्वायर करके 2ab कर लो, और फिर दोनों साइड से 4 को उड़ा दो। 4 उड़ाने के बाद एक चीज और उड़ा सकते हो, b को भी उड़ा दो। अब तुम्हारे पास में क्या आ गया, a प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2a। अब a को वहां फेंको और b को भी वहां फेंको, तो ये बन गया a माइनस बी इक्वल्स टू 2। पहले तुमने प्रूफ किया हुआ है a इक्वल्स टू 2b, और अब तुमने प्रूफ कर दिया a माइनस बी इक्वल्स टू 2। और तुम्हें निकालना क्या था क्वेश्चन में, तो तुम्हें निकालना था a की वैल्यू। तो सीधा यहां उठा के इसको पटको, 2b माइनस बी इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू आ गई 2। लेकिन हमें b तो चाहिए नहीं, हमें तो a चाहिए। तो वापस इसको यहां पे डाल दो, a की वैल्यू 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। दैट मीन c इज द करेक्ट आंसर। ये भी आसान क्वेश्चन में आएगा। अब आते हैं पेपर के आखिरी क्वेश्चन में, जो कि पेपर का सबसे ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन था। अब ट्रिकीएस्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें पता चल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सन स्टार्ट्स टाइपिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 1999। वो टाइप कर रहा है 1 से लेके 1999 तक। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ही प्रेस द कीज ऑफ द टाइपराइटर, और जो भी है तुम्हारा n नंबर ऑफ टाइम्स, व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम कैटेगरी बनाओगे तो सबसे पहले 1 डिजिट के नंबर की बात करते हैं। 1 to 9 टोटल है 9, तो उसको प्रेस भी करना पड़ेगा 9। मैं यहां पे प्रेस का कॉलम बना रहा हूं, और यहां पे टोटल नंबर्स का कॉलम बना रहा हूं, और यहां पे कैटेगरी बना रहा हूं कि यहां पे सिर्फ 1 डिजिट के नंबर है। 1 डिजिट के नंबर को प्रेस करने के लिए एक ही डिजिट चाहिए। अब 10 से लेके 99 तक टोटल 2 डिजिट वाले नंबर्स आएंगे,
और 2 डिजिट वाले नंबर्स टोटल हो जाएंगे 90। अब प्रेस कितनी बार करेगा? कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर तुम कर रहे हो, 11 कर रहे हो तो 1 को 2 बार, फिर 12 कर रहे हो तो 1 2, तो कितनी बार प्रेसिंग होगी? 90 इंटू 2 दैट इज 180। बाद में इनको ऐड करना है हमें। अब आते हैं 100 से लेके 999 तक, दैट मीन्स 3 डिजिट के नंबर। अब 3 डिजिट के नंबर भी तुम्हारे 900 होंगे, लेकिन इस बार तुमको 900 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर को टाइप करने के लिए तुमको 3 डिजिट प्रेस करने पड़ेंगे, तो 3 बार ही प्रेस करोगे, तो ये बन गया 2700। और फाइनली 1000 से लेके 1999, यहां पे भी टोटल तुमको मिलने वाले हैं 900 नंबर, लेकिन ये सब 4 डिजिट वाले नंबर होंगे। ध्यान रखना, ये 4 डिजिट वाले नंबर होंगे, इसलिए 900 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, दैट मीन्स ये हो गया फाइनली 3600। तो अब तुम्हारा सम हो रहा है 9, 180, 2700 एंड 3600। आई थिंक सब लोग कर सकते हैं इसको आराम से। ये आंसर तुमको देगा 6889। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया 9, ये हो गया 8, यहां थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, शायद मैंने कुछ वहां पे गलत लिखा होगा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। 1000 से लेके ये 900 इंटू 3 2700 हो गया, 90 इंटू 2 180, 189 6300। तो इसका आंसर 6889 ही है। अभी फिलहाल नहीं आ रहा है, बट आई थिंक इसमें कुछ मैंने अपने आप ही कुछ गड़बड़ की हुई होगी, शायद इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ, यहां पे गड़बड़ की है मैंने। 1000 से लेके 1999 तक 900 नंबर ही तो होंगे। हाँ, 900 नंबर ही होंगे। 199 उसमें से ये कर रहे हैं 900 इंटू 4 3600 हो गया। अच्छा, ये एडिशन मैंने शायद गलत कर दिया। 3600 नहीं, ये तो ठीक है। 904, एक सेकेंड। हाँ, इंक्लूडिंग दैट इट विल बिकम 999, 1000 हो जाएगा ना फिर ये 4000। यस यस यस, यहां पे गड़बड़ है। ये 1000 नंबर होंगे टोटल, 1000। तो 1000 इंटू 4, ये जो 4000 हो जाएंगे। अब 4000 को अगर मैं यहां पे ऐड कर दूं तब तुम्हारा आंसर आ जाता है 6889। यहां पे गलती हो रही थी, क्योंकि 1000 से लेके 1999 तक के नंबर जो होंगे वो टोटल 1000 नंबर होंगे, और 1000 इंटू 4 4 डिजिट वाले नंबर है, तो यहां पे ये 4000 और ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर हो गया तुम्हारा 6889। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पेपर। जो कि आखिरी क्वेश्चन देख सकते हो, थोड़ा सा ट्विस्टेड था, उसमें मैं भी अटका था, बट देन इफ यू सी केयरफुली देन द पेपर इज अगेन, मैं ज्यादा इजी नहीं बोलूंगा, ज्यादा टफ नहीं बोलूंगा, बट यस इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड पेपर। तो सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से एक बार स्टडी कर लो, एंड इफ यू पीपल स्टिल फाइंड एनी डिफिकल्टी तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।